आज हम समझेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या लिमिटेशंस थी। पहला पॉइंट इसमें यह था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली फोकस किया गया था इंस्ट्रक्शन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे प्रोसीजर्स और फंक्शन के ऊपर ज़्यादा काम किया गया था, जबकि डेटा के ऊपर कम काम किया गया था। इसलिए ये पहली लिमिटेशन बनी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि डेटा और फंक्शन को यहाँ पे अलग रखा गया था। यहाँ पे डेटा और फंक्शन दो अलग अलग चीज़ें थीं। वहीं थर्ड यहाँ पे लिमिटेशन बनी कि यहाँ पे जो ग्लोबल डेटा होता था प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम के अंदर सभी फंक्शंस को और सभी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता था, जिससे कि आगे जाके ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। प्रोग्रामर्स को मोस्टली दिक्कत आती थी ग्लोबल वेरिएबल को लेकर, ग्लोबल डेटा को लेकर, जो कि प्रोग्राम के अंदर रखे गए हर एक फंक्शंस और उनके डेटा सेट को एक्सेस कर सकता था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आती थी कि आगे डेटा इनकरेक्ट हो जाता था। मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं और उन डेटा के अंदर पहले से ही कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर हमने प्रोग्राम को बनाते वक्त उन डेटा वेरिएबल्स को ध्यान नहीं दिया तो उससे एक गलत रिज़ल्ट फॉर्म होके हमें मिल जाएगा, और जो कि हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हमने उसको बड़े लेवल पे काम किया है तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि बड़े लेवल पे ये ग्लोबल डेटा ने किस तरीके का इम्पैक्ट किया और किन किन जगहों पे किया, किन किन फंक्शंस और किन किन वेरिएबल्स के अंदर से इसने डेटा की वैल्यूज़ को चेंज किया। तो यहाँ पे ग्लोबल डेटा को लेकर काफ़ी सारे लिमिटेशंस थी, जिसके वजह से ग्लोबल डेटा भी लिमिटेशंस के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पे डेटा के टाइप को मैनुअली चेंज करना पड़ता था। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ ही जाएंगी, तो यहाँ पे अगर यूज़र ने किसी डेसिमल वैल्यू को प्रोवाइड कर दिया तो उसे मैनुअली हमें चेंज करना पड़ता था, वरना वो डेटा एक गलत इनकरेक्ट फॉर्म में वो इनपुट हो जाता था और जिसके वजह से आगे एक गलत आउटपुट निकलता था। तो ये भी एक लिमिटेशन बनी। पांचवा पॉइंट ये था कि यहाँ पे अगर हमने किसी एक कोड को एक बार बना दिया है या किसी एक मेथड को मैंने एक बार बना दिया है और मैं चाहता हूँ कि उसी कोड को रीयूज़ कर सकूँ, तो वो रीयूज़ करना लिमिटेशंस थी, और उसको रीयूज़ करने के लिए लिमिटेशंस के साथ साथ डिफ़िकल्टी भी होती थी कि उसके सिग्नेचर को चेंज करो, उसके पैराडिग्म को चेंज करो, यहाँ पे उसके अंदर के लॉजिक्स को भी चेंज करना पड़ता था। तो जिससे कि एक कोड को हमने रीयूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने उस कोड को पूरा मॉडिफाई ही कर दिया, जो कि एक ख़ास लिमिटेशन का काम किया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ये पांचवा पॉइंट था। छठे पॉइंट के अंदर हम रियल वर्ल्ड के किसी भी एंटिटी को एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा और फंक्शंस दो अलग चीज़ें थी, जबकि जावा के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा कि हम वहाँ पे रियल लाइफ के डेटा को सीधा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं। वहीं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं था। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड के डेटा को एक बार में इनपुट नहीं करा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस और डेटा अलग अलग थे। यहाँ पे फंक्शंस और डेटा को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया था, इसलिए छठा पॉइंट लिमिटेशंस का कारण बना। सातवां पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो टॉप डाउन अप्रोच था वो देखने में और करने में काफ़ी आसान था, यानी कि हम यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते थे, लेकिन ये सिर्फ कारगर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए थी। जब हम इससे कोई बड़े या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डेवलप करते थे तो जटिल प्रोग्राम को बनाते वक्त काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि एक ही प्रोग्राम को हमें फिर से रन करना होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक गेम है मारियो नाम का, उस गेम को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके डेवलप करते हैं, तो उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये होगी कि हम जब एक कोड को रन करेंगे तो हमारा गेम हो जाएगा स्टार्ट। अगर हमने किसी बटन को प्रेस किया तो हमारा गेम हो जाएगा स्टार्ट। वहाँ से उसके स्कोर्स को वो लोड करता रहेगा, सेव करता रहेगा, पर एक समय आने के बाद
हार जाता है या किसी कारण से वो टकरा के गेम ओवर हो जाता है। तो गेम ओवर हो जाने के बाद गेम को रीस्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे आपको कोड को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस कोड को फिर से रन करना पड़ेगा, जो कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मैनेज करने का काम टॉप डाउन अप्रोच नहीं कर पाता है। ये सारी लिमिटेशंस थी, ये 7 लिमिटेशंस थी जो कि हमारे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर इनको अपग्रेड किया गया और इनके बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को लिया गया, लेकिन कुछ उसमें बदलाव किए गए जिससे हमें जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में मिली। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को।